हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म एंड म्यूजिक। मैं कोमल ठाकुर, पेरेंटिंग एन ऑटिस्टिक चाइल्ड। और आज का वीडियो गाइस सेंसरी बिहेवियरल इश्यूज़ के ऊपर है। इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी कि कैसे जब हमारे ऑटिस्टिक बच्चे बड़े होते हैं तो किस तरह से हम लोगों को ये जो इनके सेंसरी इश्यूज़ होते हैं इनको किस तरह से हैंडल करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका बच्चा ऑटिस्टिक है तो इन सेंसरी इश्यूज़ को केयरफुली हैंडल करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, बिकॉज़ बाद में अगर आप इनको केयरफुली हैंडल नहीं करते हो तो हमारे ऑटिस्टिक बच्चे जैसे बड़े होते हैं तो उनमें जिस तरह से जो वायलेंट बिहेवियर देखने को मिलता है, जो एंग्जाइटी डिप्रेशन देखने को मिलता है, उन चीज़ों को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं अगर हम इन सेंसरी इश्यूज़ को केयरफुली हैंडल करेंगे। अब यहाँ पे एक और चीज़ जो मैं बार बार कमेंट में देखती हूँ, गाइस ये चीज़ आप अभी मेरे ऊपर बिलीव करो या ना करो, टाइम के साथ सब कुछ सच आपके सामने आएगा तो आप अपने आप बिलीव करोगे कि ये सब चीज़ें सही हैं। सेंसरी इश्यूज़ को पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया जा सकता है गाइस, और जब भी आप इन चीज़ों को फोर्सफुली स्टॉप करने की कोशिश करते हो तो वो चीज़ हो सकता है आपके डराने से या डांटने से बच्चा कुछ टाइम के लिए उस चीज़ को, चाहे वो हैंड फ्लैपिंग है या कोई भी सेंसरी इशू है, उस चीज़ को स्टॉप कर दे। लेकिन अगेन, क्योंकि ये जो सेंसरी इश्यूज़ होते हैं, ये जो सेंसरी एक्टिविटीज़, सेंसरी सीकिंग हमारे बच्चे करते हैं, ये अपने आप को रिलैक्स और काम डाउन करने के लिए ये चीज़ें करते हैं। तो अगर आप ये ज़रिया इनसे छीन लेते हो और इन चीज़ों को फोर्सफुली दबाने की कोशिश करते हो तो डेफिनेटली क्या होगा, बच्चा खुद को काम डाउन नहीं रख पाएगा, रिलैक्स नहीं रह पाएगा। तो क्या होगा, अगेन उसका जो वायलेंट बिहेवियर है वो आपको टाइम के साथ देखने को मिलेगा। अब ये चीज़ें, ये जो वायलेंट बिहेवियर है या गुस्सा है, एग्रेशन है, ये 6 to 7 ईयर्स तक मैंने नहीं देखी अर्नब में, और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि अर्नब को भी कभी गुस्सा आएगा या उसका इस तरह का नेचर बनेगा। तो हो सकता है अभी ना हो, ये चीज़ें बाद में आती हैं। आज के दौर में अब अगर अर्नब 10 ईयर का हो गया है तो अभी उसका जो गुस्सा है किसी चीज़ के लिए, वो हमारे लिए मैनेज करना जो है वो बहुत सम टाइम मुश्किल भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि अभी क्या होता है गाइस, हम लोग उसको ज़रूरत से ज़्यादा डांटते भी हैं तो खुद को ही वो चीज़ अभी महसूस हो रही है कि वो ये चीज़ बिल्कुल भी लाइक नहीं कर रहा है कि हम उसको उसके ऊपर चिल्लाएं या चीखें। हम खुद देखते हैं कि थोड़ा सा भी अगर हम लोग डांटते हैं तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है कि नहीं, मुझे डांटना नहीं है, मारना तो बहुत दूर की बात है। तो अगर आप ये सोच रहे हो, बहुत सारे पेरेंट इस चीज़ के लिए डेस्परेट रहते हैं कि ये जो ऑड सा बिहेवियर है, अजीब सा बिहेवियर है सेंसरी इश्यूज़ की वजह से, ये कब ख़त्म होगा, ये कब ख़त्म होगा। तो वो उनका जो मेन फोकस है उसी तरफ चला जाता है, जबकि वो चीज़ होने वाली नहीं है गाइस। ये सही है कि जो सेंसरी सीकिंग बिहेवियर है हमारे बच्चों का, वो बाद में काफ़ी हद तक रिड्यूस ज़रूर होगा, या फिर हमारे बच्चे उसको पब्लिकली इस तरह से मैनेज करने में कामयाब हो जाते हैं कि वो चीज़ अजीब ना लगे। बट आप सोच रहे हो कि कंप्लीटली ख़त्म हो जाए, तो वैसा नहीं होता है। अब होता क्या है गाइस, जब भी आप फोर्सफुली ये चीज़ें स्टॉप करते हो या पब्लिकली आपका बच्चा कोई सेंसरी सीकिंग बिहेवियर कर रहा है तो आपके फेस पे हमेशा वो एक डिसअपॉइंटमेंट देखता है। उसको वो चीज़ समझ में आती है कि मेरे बिहेवियर से मेरे पेरेंट्स जो हैं वो शर्म फील कर रहे हैं, एम्बैरस फील कर रहे हैं। इससे क्या होता है गाइस, एक ऑटिस्टिक बच्चे की नज़र में देखा जाए तो सेंसरी सीकिंग बिहेवियर उसके लिए नॉर्मल चीज़ है। जिस तरह से आपके लिए खाना पीना सांस लेना नॉर्मल है, उसके लिए सेंसरी सीकिंग बिहेवियर बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉर्मल है। उनके लिए वो चीज़ें अजीब नहीं हैं। तो उसको कैसे समझ में आएगा कि मेरे बिहेवियर के लिए, मेरे इस बिहेवियर के लिए मेरे पेरेंट्स इतना एम्बैरस क्यों होते हैं। अब टाइम के साथ बच्चा वो चीज़ें समझने लगता है, क्योंकि बार बार आप उसको डांटते हो, स्कोल्ड करते हो, सम टाइम हम लोग मारते भी हैं या सम टाइम हम लोग डराते हैं, पनिशमेंट देते हैं, तो बच्चा धीरे धीरे वो चीज़ गेट करने लग जाता है कि ये जो मेरे सारे बिहेवियर हैं ये मेरे पेरेंट्स को अच्छे नहीं लगते हैं। तो अब ये तो उसकी आइडेंटिटी है, ऑटिस्टिक बच्चा है, उसके लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं, उसके लिए ज़रूरी हैं खुद को रिलैक्स रखने के लिए, लेकिन आपको वो चीज़ें पसंद नहीं हैं। टाइम के साथ क्या होता है गाइस, बच्चा अपना कॉन्फिडेंस लूज़ करते जाता है। क्यों? उसको वो रीज़न समझ में नहीं आता है कि आप क्यों एम्बैरस फील करते हो उसके बिहेवियर की वजह से। अब उसको ये चीज़ लगती है कि पब्लिक में तो और लोग मुझे समझ ही नहीं रहे हैं, मेरे पेरेंट्स भी
मेरे लिए कभी भी खुश नहीं होते हैं, वो हमेशा एम्बैरस होते रहते हैं मेरे बिहेवियर के लिए। बच्चे का कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो होते जाता है, धीरे धीरे वो उन चीज़ों को कंट्रोल करने की भी कोशिश करता है, कर नहीं पाता है, और धीरे धीरे वो डिप्रेशन और एंग्जाइटी की तरफ बढ़ने लग जाता है। अब जो उसकी क्रिएटिविटी है, वो साइड जहाँ पे वो कुछ अच्छा कर सकता है फ्यूचर में, वो स्किल जो उसकी अच्छी है, वो उस साइड में भी कुछ नहीं कर पाएगा गाइस। तो जाने अनजाने आप उस बिहेवियर को रोक के, जो आपको फ्यूचर में कुछ अच्छा मिलने वाला था, जो आपका बच्चा कुछ अच्छा कर सकता था, वो चीज़ भी आप लोग ख़त्म कर देते हो। तो ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है समझना गाइस। इस चीज़ के पीछे इतना डेस्परेटली हम लोगों को नहीं पड़ना चाहिए। अगर मैं अर्नब की बात करूं तो टाइम के साथ आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी, जैसे जैसे ये बड़े होते हैं। तो इस तरह से हम लोगों को, अब एक नेक्स्ट पॉइंट एक और है गाइस, जब आप 6 to 7 ईयर के बाद ओटी को क्विट कर देते हो, ओटी आप सोचते हो कि छोड़ देना है, तो डेफिनेटली उसके बाद भी सेंसरी इश्यूज़ ख़त्म तो नहीं हुए होते हैं, तब भी हम लोग थेरेपी को छोड़ देते हैं, नहीं ख़त्म होते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, एकदम से ओटी को ख़त्म कर देते हैं, मतलब ओटी एक्टिविटीज़ को नहीं करते हैं, तो फिर से सेंसरी इश्यूज़ उनको बढ़ते हुए दिखते हैं। और ये आप में से ही कुछ पेरेंट्स ने शेयर किया है। क्यों? क्योंकि वो जो सेंसरी डाइट उसको मिल रही थी, वो अब आपने बंद कर दी है, तो ऑब्वियसली वो सेंसरी इश्यूज़ जो हैं वो बढ़ने लग जाते हैं। तो यहाँ पे सेंसरी डाइट में भी कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जो नए नए पेरेंट्स हैं, ऑटिज़म जिनका डायग्नोस हुआ बच्चों को नए नए। सेंसरी डाइट का मतलब होता है आपके बच्चे में जो सेंसरी इशू है उसको टैकल करने के लिए, उसको डील करने के लिए जो आप सेंसरी एक्टिविटीज़ कराते हो, उसी को सेंसरी डाइट बोला जाता है। इसमें कुछ खाने पीने वाला नहीं है। तो कुछ लोग इसको गलत मीनिंग समझ लेते हैं, तो उनके लिए मैंने ये क्लियर कर दिया। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए गाइस, घर पे आप वो जो सेंसरी एक्टिविटीज़ आपका थेरेपिस्ट आपके बच्चे को कराता था, उनको धीरे धीरे आप रेगुलर रखें, धीरे धीरे उनको छोड़ने की कोशिश करें। जैसे ही बच्चे का सेंसरी इशू थोड़ा रिड्यूस हो रहा है, आपने 2 दिन के बाद करवाया, 3 दिन के बाद करवाया, तो धीरे धीरे इस तरह से आप उस चीज़ को छोड़ने की कोशिश करें। क्यों छोड़ने की कोशिश करें? क्योंकि मुझे लगता है कि हम लोग बच्चों को ये हैबिट तो नहीं डाल सकते हैं कि वो लोग बड़े होके भी हम लोगों उनको एक जगह पे बिठा के उनको हम लोग सेंसरी एक्टिविटीज़ करवाएं। तो वो चीज़ से ज़्यादा बेटर है कि हम लोग इस तरह से डेली रूटीन में ये सेंसरी एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करें कि बच्चा इंडिपेंडेंटली कुछ क्रिएटिव वर्क भी कर सके और साथ में उसको वो सेंसरी डाइट भी मिलती रहे। तो अगर मैं अर्नब की बात करूँ, मेरे बच्चे में वर्बल स्टीमिंग है, ऑडिटरी इशूज़ का उसको प्रॉब्लम है, तो मैं क्या करती हूँ, तो एवरी टाइम हम लोग माउथ पे मसाज कब तक करेंगे? ये चीज़ें कम्प्लीटली इन इश्यूज़ को ख़त्म तो करती नहीं हैं। तो इससे बेटर है मैं डेली रूटीन में इन चीज़ों को शामिल करूँगी और मुझे भी उसको अलग से बिठाना नहीं पड़ेगा। तो मैं क्या करती हूँ, मुझे उसको उसके साथ बैठना नहीं पड़ेगा, सॉरी। तो इसके लिए मैंने बहुत सारी चीज़ें रखी हैं। म्यूज़िक तो मैं यूज़ करती ही हूँ, साथ में मैंने उसको रीडिंग का हैबिट डेवलप किया है। जब भी मुझे लगता है कि वो फ्री टाइम है और कुछ ज़्यादा ही वर्बल स्ट्रीमिंग कर रहा है, तो मैं उसको डांटूंगी नहीं कि तुम चुप हो जाओ, मुझे हेड में पेन हो रहा है, तो नहीं, मैं इमीडिएटली उसको बोलती हूँ कि अर्नब जाओ रीडिंग कर लो। तो अब वो इतने अच्छे से अपने आप को रीडिंग में एंगेज कर लेता है, जब तक मैं काम कर रही हूँ तब तक वो बुक पढ़ते रहता है, जो भी उसकी हिंदी बुक है, इंग्लिश बुक है। तो रीडिंग का मुझे ये बहुत अच्छा बेनिफिट हुआ है कि अब वो अकेले बैठ के रीडिंग कर रहा है। तो अब देखो यहाँ पे मुझे तो बेनिफिट ही हो रहा है ना, उसको वो सेंसरी डाइट भी मिल रही है, उसका स्टीमिंग इशू भी कंट्रोल में है, और साथ साथ में वो जितनी बार लेसन रीडिंग करता है उसके स्पेलिंग्स अच्छे होते हैं, उसका जो मैंने उसको पढ़ाया होता है वो भी उसको रिफ़्रेश होते रहता है। तो इस तरह से उसको या सम टाइम अगर उसको रीडिंग करने का मन नहीं है तो मैं उसको गाना गाने के लिए बोलती हूँ। ऐसा भी नहीं कि हर टाइम मैं उसको म्यूज़िक ही सुनाती रहूँगी। हाँ अर्नब चलो हम दोनों गाते हैं, तो मैं काम भी करती रहती हूँ तो वो गाना भी गाता रहता है, हम भी दोनों साथ में गाना गाते रहते हैं। वो भी मेरे साथ जब काम करता है, साथ में उसको टच सेंसिटिविटी भी है, मतलब टच सेंसरी इशू भी है उसको टेक्सचर का, तो उसके लिए भी सेम चीज़ें होती हैं। मैं बहुत टाइम से उसको मतलब खेलने के लिए देती हूँ। जैसे पैक बोर्ड में यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छे से उसका एक्सरसाइज होता है, फाइन मोटर स्किल भी अच्छे से होता है, और कहीं ना कहीं टेक्सचर इशू भी उसमें जो है वो इन्वॉल्व हो जाता है। अगेन मैं उसको समटाइम्स आटे के साथ खेलने के लिए भी देती हूँ, आटा गूंदने के लिए भी देती हूँ, या समटाइम्स मैं वेजिटेबल कुछ मटर है या पील करने के लिए भी देती हूँ। तो हर दिन में मैं पूरा दिन कोशिश करती हूँ कि उसको इस तरह से ना लगे कि मैं कुछ उसको स्पेशल करवा रही हूँ उसकी इस प्रॉब्लम के लिए।
तो इस तरह से मैं डेली रूटीन में इन चीज़ों को शामिल करने की कोशिश करती हूँ कि इंडिपेंडेंटली उसको वो डाइट मिल सके। तो ये चीज़ों का आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखो। ये जो सेंसरी डाइट है, अगर ये डेली रूटीन में आप बिना बच्चे को अवेयर किए, मतलब उसको पता भी नहीं चलेगा कि मैं कोई सेंसरी एक्टिविटी कर रहा हूँ, तो अलग से आपको एक्टिविटी भी नहीं करनी पड़ेगी और आप इन सेंसरी इशू को डेली रूटीन में ही टैकल कर पाएंगे। ये ज़रूरी है क्योंकि ये कम्प्लीटली ख़त्म नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि 1-2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल किसी एक्टिविटी को करने के बाद वो सेंसरी इशू ख़त्म हो जाता है। आपको दिखेगा समटाइम्स आपने बहुत अच्छा वर्क किया तो कुछ टाइम के लिए वो सेंसरी इशू बिल्कुल ख़त्म, आपको ऐसा लगता है जैसे ख़त्म हो गया। ऐसा होता नहीं है, कुछ टाइम के बाद वो चीज़ फिर से आने लग जाती है। कुछ चीज़ें जो हैं वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाती हैं गाइस। लाइक जो लॉस्टिंग है वो मैं अभी अर्नब में नहीं देखती हूँ। लाइक चीज़ों को लाइन में लगाना, वो अब उसका मतलब ख़त्म हो गया है। इवन वो घर के बाहर अपनी चप्पल को भी लाइन में लगाता था, अगर वो आगे पीछे दिख रही हैं। अपने दरवाजे के बाहर तो लगाना ही है, दूसरे के दरवाजे के बाहर भी अगर चप्पल बिखरा हुआ है, सामने वाले के डोर के पास भी वो चप्पल लाइन में लगा के आता था। तो सोचो कितना अजीब लगता था कि जब सामने वाले बाहर निकल रहे हैं और उनकी चप्पल पूरी एक लाइन में लगी होती थी। तो ये सब चीज़ें आप देखो कितना मतलब अजीब लगता था, और वो भी सोचते होंगे कि क्यों करता है ये ऐसा। तो वो भी मतलब काफ़ी टाइम के बाद, वो काफ़ी टाइम रहा वो चीज़, लेकिन कुछ टाइम के बाद अभी स्कूल के आने बाद एक शूज़ उधर जाता है, एक शूज़ उधर जाता है बाहर, बिल्कुल लाइन नहीं लगाता था। और एक वो दौर भी था जब चप्पल थोड़ी भी टेढ़ी होती थी तो भी वो, मैं जितना मर्जी चिल्ला लूँ, उसको सीधा करके आता था वो। कुछ चीज़ें हैं अजीब बिहेवियर जो ख़त्म हो जाते हैं। तो नेक्स्ट इशू एक और मुझे कमेंट में दिखने को मिल रहा है, फिक्सेशन। हर वक्त हैंड में कुछ ना कुछ पकड़े रखने की हैबिट, और वो हैबिट इस हद तक बढ़ गई है कि बच्चे खाना पीना सोना उनके साथ हैंड में पकड़ के ही वो हर चीज़ करते हैं। इवन स्कूल में भी वो चीज़ें लेके जा रहे हैं। तो सेम अर्नब के साथ भी मैंने देखा, अर्नब के स्कूल में भी जब लास्ट टाइम अर्नब एग्ज़ाम दे रहा तो एक बच्चा, उसको भी प्रॉब्लम था, तो वो एग्ज़ाम देने आया है तो उसके हैंड में भी वो ऑब्जेक्ट पकड़ के रखा था उसने। तो वो एग्ज़ाम भी नहीं लिख पा रहा है। तो टीचर मैम कंप्लेंट कर रहे थे थोड़ा पेरेंट को कि हर टाइम तो वो एक ऑब्जेक्ट पकड़े रखता है तो वो एग्ज़ाम लिखेगा कैसे। तो उसको वो प्रॉब्लम भी हो रही थी। अब बच्चे को अगर आता भी है तो वो वहाँ पे एग्जीक्यूट कैसे कर पाएगा, कैसे एग्ज़ाम लिखेगा वो। तो यहाँ पे ये पेरेंट्स की बहुत बुरी हालत है। ऑब्वियसली कुछ भी पूरा का पूरा ध्यान वो जो हाथ में चीज़ है उसी के ऊपर फिक्स रहेगा, तो बाकी का तो पूरा ख़त्म हो गया ना। मतलब वो कुछ भी ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा बाहर, और ना ही वो कुछ सीख पाएगा। तो एक तो सबसे पहला टिप्स यही है गाइस, अर्नब को गाड़ी का हैबिट पड़ा था, सोते उठते जागते उसको गाड़ी चाहिए। तो बहुत मुश्किल से मैंने उसका वो हैबिट छुड़ाया था। मैंने पूरी तरह से गायब कर दी थी वो कार, मतलब कुछ टाइम के लिए मैंने कार उसको दिखाना ही बंद कर दिया, उसके पास छोड़ा ही नहीं। तो अब क्या होता है कि कुछ पेरेंट्स जो हैं वो उसको कंटिन्यूस रखते हैं। बच्चा 6 साल का हो गया, 7 साल का हो गया, और वो हैबिट चलते जा रही है हैंड में कुछ ना कुछ पकड़े रखने की। तो जितना ज़्यादा ये हैबिट बढ़ती है, बाद में इसको दूर करना और भी ज़्यादा पेनफुल हो जाता है। बच्चे को वो चीज़ रिलैक्स करती है कि हर टाइम उसके हैंड में कुछ ऑब्जेक्ट रहता है, और जब भी वो ऑब्जेक्ट उससे दूर होता है तो वो पूरा रेस्टलेस हो जाता है। हो सकता है वो 1-2 घंटे तक रोता ही रहे। मैंने भी ये चीज़ झेली है। तो आपको ये गलती करनी ही नहीं है। जब भी आपको लग रहा है कि मेरा बच्चा किसी चीज़ के साथ ज़रूरत से ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की कोशिश कर रहा है, ये जाने अनजाने ही हो जाता है गाइस। जब भी हम देखते हैं कि हमारा बच्चा किसी चीज़ के साथ खेल रहा है, चुपचाप है, कुछ परेशान नहीं कर रहा है, तो हम लोगों को लगता है कि वो अपने आप में बिजी है, तो हम लोग अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हैं। पर जाने अनजाने बच्चा उस फिक्सेशन में चला जाता है। तो बाद में मुझे वो चीज़ें समझ में आने लगी कि नहीं, ये जब भी कुछ टाइम ज़्यादा स्पेंड करेगा किसी चीज़ के साथ तो मुझे वो चीज़ दूर कर देनी है। तो मैंने बहुत अच्छे से इस चीज़ का ख्याल रखा, और अभी थैंक गॉड उसको किसी भी चीज़ का फिक्सेशन नहीं है। अभी भी वो स्टार्ट कर देता है, कुछ भी चीज़ होगी वो स्टार्ट कर देता है, लेकिन अभी वो पहले वाली हैबिट नहीं होती है, क्योंकि मैं टाइमली उस चीज़ को उससे दूर कर देती हूँ और उसको पता भी नहीं चलता है उस चीज़ का। तो ये करना है। और अब जब 6 to 7 ईयर हो गया और आपका बच्चे को वो फिक्सेशन हो गया है, तो गाइस उसका तरीका यही है कि आपको उस चीज़ को दूर करना है। डेफिनेटली इजी मेथड कोई नहीं है कि जिसमें बच्चे को पता ही नहीं चलेगा कि मतलब कब वो ऑब्जेक्ट उससे दूर हो गया। उसको पेन होगा, वो रोएगा, वो रेस्टलेस रहेगा, लेकिन आपको उस चीज़ को दूर करना पड़ेगा।
और कोई रास्ता नहीं है उस चीज़ का। और वो चीज़ जो है वो आपके बच्चे को किसी भी चीज़ को सीखने नहीं देगी। तो टाइमली उस चीज़ को दूर कीजिए और ये मत सोचिए कि मेरा बच्चा रेस्टलेस होगा, रोएगा। कुछ दिन तक रोएगा गाइज, फिर वो उसको लाइक नॉर्मल किड्स वो कुछ दिन तक उस चीज़ को नोटिस करेगा कि मेरे हाथ में वो चीज़ नहीं है, लेकिन बाद में वो उसको हैबिट हो जाएगी। टिल देन आप कुछ ना कुछ उससे एक्टिविटीज़ करवाइए, या सॉर्टिंग, मैचिंग, ये पैकबोर्ड, ये सब एक्टिविटीज़ में उसको इन्वॉल्व रखिए ताकि उसको हैंड में कुछ भी होल्ड करने का ज़रूरत ही ना पड़े परमानेंटली। तो वो चीज़ आप ट्राई कीजिए। तो आई थिंक आज आपके साथ मैंने कुछ ऐसी ही चीज़ें शेयर की हैं जो आप लोग मेरे से कमेंट में पूछते हो, और जो मुझे लगता है कि ये चीज़ें कॉमनली बहुत सारे पेरेंट्स पूछ रहे हैं, तो यही मैंने आज के वीडियो में आपसे शेयर किया है। सो थैंक यू फॉर टुडे।